Hello students, this class is for BVOC IEL. In last class we completed foreign trade policy and duty drawback. We will start with deemed export. Deemed exports means those transactions in which the goods supplied do not leave the country. ठीक है, ये गुड्स इंडिया से बाहर नहीं जाते, लेकिन मतलब ये एक्चुअल में एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन डीम्ड टू बी एक्सपोर्ट. जैसे कि यूनिवर्सिटी है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एक्चुअल में एक्सपोर्ट स्टेटस नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट माना जाता है. ठीक है, डीम्ड का मतलब होता है कि माना जाता है, कह सकते हैं, है ना, इस तरीके से. तो डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड टू बी एक्सपोर्ट. अब एग्जाम्पल से पहले चीज़ को क्लियर करिए, उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट समझना. ठीक है, ए सेलर है कोई, ठीक है, एक बी सेलर है ना, ये दोनों इंडिया के ही हैं, है ना. ए सेलर है सपोज ये है एमपी से, ठीक. बी सेलर है, ये है यूपी से, है ना. ए ने बी को कोई भी गुड्स सेल की, कोई भी रॉ मटेरियल सेल किया, है ना, लेकिन बी ने उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करके सी को एक्सपोर्ट किया सपोज रशिया में. ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन समझिए. लेकिन जो ए और बी का है ना, बी से सी का तो एक्सपोर्ट कहा जाएगा, लेकिन ए से बी का जो ट्रांजैक्शन है उसको हम बोलेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट. ऐसा क्यों? क्योंकि इनका इंटेंशन जो था वो फाइनल एक्सपोर्ट करना था, है ना. इसने इस बी को एक्सपोर्ट करने में मदद की. अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ड्यूटी ड्रॉबैक. ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या था, यही एग्जांपल लिया था हमने कि सपोज चाइना है, इंडिया है और रशिया है ना. ये तीन कंट्रीज़ हैं. चाइना से इंपोर्ट किया इंडिया ने और फिर मैन्युफैक्चर करके रशिया को एक्सपोर्ट किया, है ना. अब ये तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ही माना गया, है ना. लेकिन अगर चाइना की जगह कोई इंडिया में ही, मतलब जो ए सेलर है वो इंडिया का ही है और वो रॉ मटेरियल को सप्लाई कर सकता है, तो फिर बेटर है ना कि हम इंपोर्ट करने की जगह अपनी ही कंट्री से ख़रीदें, है ना. अब इंडिया ने अपनी ही कंट्री से रॉ मटेरियल ख़रीदा, लेकिन उसका पर्पस था आगे जाके एक्सपोर्ट करना. मतलब इस ए ने इसको हेल्प किया, मतलब ये जो बी सेलर है इसको हेल्प किया कि वो आगे एक्सपोर्ट कर सके. समझ रहे हैं? तो इसको बोलेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट, है ना. एक्चुअल में एक्सपोर्ट तो नहीं हुआ. जो गुड्स ए ने बी को सेल किए थे, है ना, जो गुड्स ए ने बी को सेल किए थे वो तो कंट्री से बाहर नहीं गए, वो तो यहीं रहे. फिर बी ने उनको मॉडिफाई करके मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स बना करके सी को सेल करा, वो एक्सपोर्ट कहलाया जाएगा. और ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको कहेंगे हम डीम्ड एक्सपोर्ट, है ना. अब लैंग्वेज से पढ़िए. डीम्ड एक्सपोर्ट रिफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन इन विच द गुड्स सप्लाई डू नॉट लीव द कंट्री एंड द पेमेंट फॉर सच सप्लाईज इज रिसीव्ड आइदर इन इंडियन रुपीज़ और फ्री फॉरेन एक्सचेंज. अब बी जो भी है इसको पेमेंट करेगा, चाहे वो फॉरेन करेंसी जब उसको मिल जाएगा तब करे या फिर वो इंडियन करेंसी में करे, तो उसको बोलेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट, है ना. अब हमारे इंडिया में काफ़ी जगह इस तरीके के प्रोविजंस हैं कि अब चीज़ें यहीं पे जैसे रॉ मटेरियल वगैरह अवेलेबल हो रहा है, तो लोग बाहर से इंपोर्ट करने की जगह इंडिया से ही परचेज़ कर लेते हैं और उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना के बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं. वो एक्सपोर्ट करते हैं और इनका माना जाता है डीम्ड एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट करने में मदद कर रहे हैं. ठीक है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट प्रोवाइडेड द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, है ना, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हो. सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, है ना. ए ने बी को किया, अगर बी EOU में होता, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होता कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट करती हैं. ओरिएंटेड मतलब होता है कि उनका झुकाव किस तरफ है, वो मेन क्या 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 काम करती क्या है वो, है ना. मेन उनका काम है एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट मतलब उनका मेन ही ओरिएंटेशन जो है वो एक्सपोर्ट करना है, उनको बेसिक ट्रेड से नहीं है, उनको एक्सपोर्ट करने से मतलब है. तो अगर ए बी को कर रहा है और बी EOU में है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, तो इसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा. या फिर बी कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ना, नोएडा वगैरह में, या फिर आपने सुने होंगे बड़ी सिटीज़ में इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, EOUs होते हैं, सॉफ्टवेयर पार्क अलग से होते हैं जहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ रहती हैं, जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर वाली टेक्नोलॉजीज़ वाली जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड रहती हैं. तो अगर कोई उस एरिया से है तो उनको डीम्ड एक्सपोर्ट्स के फ़ायदे मिलते हैं. सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स टू होल्डर्स ऑफ लाइसेंस, है ना. कैपिटल गुड्स
जो जिनके पास लाइसेंस है उनको अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि कौन से होते हैं कैपिटल गुड्स, मशीनरी हो गई है ना, हैवी मशीनरी हो गई, टूल्स वगैरह होते हैं, जो प्लांट वगैरह लगता है ना, उन सब चीज़ों का अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, कौन सी स्कीम के अंडर, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड, है ना, कैपिटल गुड्स के लिए एक अलग से स्कीम बनाई गई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। तो अगर आप इसमें कर रहे हैं ट्रांजैक्शन कोई भी, तो आपको यहाँ पे भी डीम्ड एक्सपोर्ट्स के फ़ायदे मिलेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स टू द प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड बाय मल्टीलेटरल और बायलेटरल एजेंसीज, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, है ना, इकोनॉमिक अफेयर वाला डिपार्टमेंट है, इस तरह के जो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वहाँ से कोई प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है, आप अपनी कंट्री में ही उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं और उससे क्या है फ़ायदा मिलेगा एक्सपोर्ट में, तो उन प्रोडक्ट्स को भी या उन प्रोजेक्ट्स को भी डीम्ड एक्सपोर्ट्स के फ़ायदे मिलते हैं। सप्लाई ऑफ मेराइन फ्राइट कंटेनर्स बाय 100% EOU टू अनदर EOU, है ना, अगर कोई एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट किसी दूसरे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सप्लाई कर रही है ना, क्या सप्लाई कर रही है, मैराइन फ्राइट, मतलब कि मैराइन फ्राइट कंटेनर क्या होते हैं, जो शिपमेंट वगैरह के जो कंटेनर्स होते हैं, है ना, जिसमें कि सारा एक्सपोर्ट का सामान लोड होकर जाता है, इस तरीके के जो कंटेनर्स हैं, अगर वो सप्लाई किए जा रहे हैं, इंडिया से सप्लाई हो रहे हैं ना, और किस लिए हो रही है, अब शिप से जाएगा कोई सामान, मतलब आउट ऑफ द कंट्री ही जाएगा, ठीक है, लेकिन सप्लाई किसकी हो रही है, कंटेनर की, तो वो यही है कि वो एक्सपोर्ट में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, काम उनका एक्सपोर्ट है फाइनल, है ना, लेकिन वो जो सप्लाई है वो इंडिया से बाहर नहीं जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। मतलब किसी EOU, सपोज मिस्टर A का EOU है, उन्होंने सप्लाई किया है B को, B का EOU है ना, B क्या करता है कि जो भी कंटेनर्स वगैरह आते हैं उसमें एक्सपोर्ट करवाता है आगे जाके, ठीक है, आगे एक्सपोर्ट करवाएगा, तो वो किस लिए, वो तो एक्सपोर्ट हो गया और A और B का जो ट्रांजेक्शन हुआ वो डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया। सप्लाई टू प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय UN एजेंसीज, है ना, यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज हैं, अगर उनकी तरफ से कोई प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है ना, तो उसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट के फ़ायदे मिलते हैं। इतना समझ लीजिए कि डीम्ड एक्सपोर्ट क्यों रजिस्टर होना चाहते हैं लोग डीम्ड एक्सपोर्ट में, क्योंकि इन्हें टैक्सेस वगैरह का फ्री मिल जाता है ना, GST के अंडर आता है डीम्ड एक्सपोर्ट, सेक्शन है 147, है ना, लेकिन इतना डिटेल आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि किस टाइप का एक्सपोर्ट होता है। जब हमने टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट पढ़े थे तब भी मैंने आपको बताया था टाइप्स में कि डीम्ड एक्सपोर्ट, एक मर्केंडाइज एक्सपोर्ट होता है, सर्विस एक्सपोर्ट होता है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होता है, थे इस तरीके के, है ना, ऐसे ही होता है डीम्ड एक्सपोर्ट, जो कि एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं होता, जो गुड्स इसमें सेल होते हैं वो इंडिया से बाहर नहीं जाते, फिर भी पेमेंट उनका रिसीव हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये मेन टू बी एक्सपोर्ट है ना, इनका काम है आगे जाके एक्सपोर्ट को ही प्रमोट करना, आगे एक्सपोर्ट में हेल्प करना। और कौन कौन इसमें कर सकते हैं वो मैंने आपको अभी बता दिया, कि जो EOU से जो सप्लाई हो रहा है या EOU के थ्रू सप्लाई हो रहे हैं, है ना, EPCG के अंडर किसी स्कीम के अंडर वो सप्लाई हो रहे हैं गुड्स, तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट्स। इनका सप्लाई को बोलेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब है एक इकोनॉमिक जोन, एक इकोनॉमिक एरिया, कोई भी जोग्राफिकल एरिया, कोई भी जोग्राफिकल रीजन, जिसके जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब नॉर्मल कंट्री के रेगुलेशन से अलग रहते हैं, है ना। हमारे इंडिया में टोटल जो भी लॉज, इकोनॉमिक लॉज प्रिवेल कर रहे होंगे, जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं, अलग अलग बने हुए हैं कंट्री में, काफ़ी जगह हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, तेलंगाना वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हैं, और हमारे यूपी में नोएडा में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये ऐसे अलग अलग जोन बने हुए हैं, तो यहाँ के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लॉज होंगे, वो सब अलग होते हैं, है ना। अलग क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि एक्सपोर्ट होते हैं। इनको स्पेशल फ़ायदे दिए जाते हैं कि इनको वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम रेट्स पे मिलता है, ड्यूटी, टैक्सेस, ये सब चीज़ों से फ्री मिलता है इनको, तो ये सारी चीज़ें इसमें स्पेशली इनको दी जाती हैं। जो इस जोन में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इस जोन में रह के काम करते हैं, इस एरिया में काम करते हैं, उनको ये सारे फ़ायदे दिए जाते हैं। इसी के लिए एक आई थी SEZ पॉलिसी 2000 में, ठीक है। उसके बाद एक्ट पास हुआ 2005 में, SEZ एक्ट को पास किया गवर्नमेंट ने 2005 में, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं, है ना, उनको फ्री ऑफ टैक्स या फ्री ऑफ ड्यूटीज़ प्रोवाइड करना,
किसके लिए? जिनका मेन काम है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। अगर वो जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उनको टैक्स फ्री प्रोवाइड करना, सो दैट वो उस गुड्स को फाइनल मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए ही इनको मोटिवेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। किस तरीके से? इनको चीज़ें कम रेट पे प्रोवाइड करवाना, ठीक है, और वहाँ के जो लॉज हैं उनको डिफरेंट कर दिया जाता है, फ्री कर दिए जाते हैं कई सारी चीज़ों में, टैक्सेस वगैरह रिमूव कर दिए जाते हैं। इस तरीके की चीज़ों से इनको एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में हेल्प की जाती है। ठीक है, उसके बाद है सिंगल विंडो अप्रूवल मैकेनिज्म, है ना। सिंगल विंडो का सिस्टम मैं अभी आपको बताती हूँ। सिंगल विंडो मतलब होता है कि एक ही जगह से आपके सारे काम हो जाएं। जैसे आप बैंक में जाते हैं, कभी कोई बोलता है 1 नंबर पे बात करिए, 2 नंबर पे जाइए, अब 3 नंबर पे जमा करिए, अब 4 नंबर पे जाइए, तो मतलब मल्टीपल विंडो सिस्टम हो गया, है ना। ये नहीं रहता यहाँ पे सिंगल विंडो मतलब आप किसी एक ही जगह बात करेंगे, एक ही जगह से आपका सारा क्लियरेंस हो जाएगा। जितने भी आपको कोई अप्रूवल चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो आपका सिंगल विंडो सिस्टम से हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, है ना, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनको अट्रैक्ट किया जाता है। अट्रैक्ट किया जाता है मतलब कोई फॉरेन की कंपनी आपकी कंट्री में अगर पैसा इन्वेस्ट करे तो वो किसी अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी, किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, मतलब वहाँ पे अगर एंटर करने का प्रोसीजर ही लंबा होता है ना, मिनिस्टर से अप्रूवल चाहिए होता है, ये है ना, कई सारे फॉर्म्स फिल करने होते हैं, आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एंटर करने के लिए आपके पास कुछ बेटर होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर आप बेटर हैं, अच्छे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हैं, ऑब्वियसली आप दूसरी जगह से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, लोग आपके पास इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, तो उससे क्या होगा कि और ज़्यादा एक्सपोर्ट में प्रमोशन मिलता है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज स्पेसिफिकली डेलिनेटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव एंड शैल बी डीम टू बी फॉरेन टेरिटरी। ठीक है, हमारे कंट्री में होने के बाद भी एक फॉरेन टेरिटरी की तरह कंसीडर किया जाता है उसको। फॉरेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ के सारे लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। अब आप गूगल करके सर्च करेंगे कि हमारे यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ कहाँ है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो नोएडा में है, एमपी में है काफ़ी सारे, हाँ ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक एरिया होता है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, अपने आगरा में जैसे इंडस्ट्रियल एरिया अलग बना हुआ है, नोएडा में अलग बना हुआ है, सॉफ्टवेयर पार्क्स अलग बने हुए हैं, तो ऐसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है। तो ये कुछ नहीं है, कुछ ऐसा हैवी टर्म नहीं है कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये सिर्फ एक एरिया है, एक जोन है जहाँ पे सारे राइट, सारे लॉज स्पेशल होते हैं। वहाँ पे ड्यूटी फ्री इनको सारे गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, इनको एक्सपोर्ट प्रमोशन में हेल्प मिलती है। इसके फीचर्स क्या हैं कि जो भी इसमें एसईजेड जो पॉलिसी आई है उसके तहत जो भी रजिस्टर होके एसईजेड में काम करना चाहते हैं, उनके जो प्रोसीजर हैं उसको सिंपल कर दिया गया है ना। वो आगे अपना बिजनेस डेवलप कर सकें, अपने बिजनेस की जो रेगुलर ऑपरेशंस हैं उनको अच्छे से कर सकें, मेंटेन कर सकें, ठीक है, यूनिट्स नई बना सकें, एसईजेड नया बना सकें, उन सब के लिए सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया गया है, यानी कि सब कुछ ईजी कर दिया गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, कोई भी मैटर है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, उससे रिलेटेड भी आप सिंगल विंडो क्लियरेंस ले सकते हैं। सिंगल विंडो मतलब आप एक ही जगह अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, अपने इश्यूज फाइल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ से क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। सिंप्लीफाइड कंप्लाइंस प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन विद एन एम्फेसिस ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन, है ना। इन लोगों को स्पेशल प्रोविजन मिलता है कि ये अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में भी बताया था, सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, है ना, और सेल्फ ओरिजिनेटिंग कंट्री वाला सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो इनके पास ये सारे स्पेशल पावर्स रहती हैं। अब है स्टार एक्सपोर्ट हाउस। ठीक है, जिस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन है कि वो स्पेशल एक जोन है, एरिया है, ऐसे ही स्टार एक्सपोर्ट हाउस है। ये एक एक्सपोर्टर्स का ग्रुप होता है। कौन से एक्सपोर्टर्स? जो एकदम स्टार हैं, ब्रिलियंट हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी, महारत्न कंपनी वगैरह के नाम आप सुनते हैं, है ना, कि ये रिलायंस हो गया, टाटा बिरला, बहुत सारी कंपनीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके नाम हमें पता नहीं है, लेकिन उनके एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है।
स्पाइसेस में है, हैंडीक्राफ्ट में, हैंडलूम प्रोडक्ट्स में है, फैब्रिक में है ना, इन सब चीज़ों में, और बायोकेमिकल में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो इंडिया से अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती हैं। तो इनका परफॉर्मेंस जो देखा जाता है कि इतना अच्छा एक्सपोर्ट है, तो उनको बोला जाता है स्टार एक्सपोर्ट हाउस, है ना। स्टार मतलब क्या होता है कि जो सबसे राइजिंग हो, है ना, जो सबसे ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड हो, तो उसको बोलते हैं स्टार एक्सपोर्ट हाउस। स्टार एक्सपोर्ट हाउस इज़ एन इंडियन एक्सपोर्टर हु हैज़ एक्सेल्ड in international trade and successfully achieved certain minimum amount of export in 2 out of 3 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब 3 सालों में अगर 2 साल भी उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है तो उसको स्टार एक्सपोर्ट हाउस में काउंट किया जाता है। टू ऑब्टेन स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस, द एक्सपोर्टर इन्वॉल्व्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट हैव अ वैलिड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, ये आपको पता ही है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तभी हो सकता है जब आपके पास आईईसी नंबर होगा। तो ऐसे ही स्टार एक्सपोर्ट स्टेटस जानने के लिए, मतलब उस तक पहुंचने के लिए भी आपके पास आईईसी नंबर मस्ट है कि वो होना चाहिए। ऑन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार एक्सपोर्ट हाउस, एक्सपोर्टर एंजॉयज वेरियस बेनिफिट्स। अब उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्यों वो चाहता है कि वो स्टार एक्सपोर्ट रहे। ठीक है, ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मे बी अलाउड ऑन, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। यहाँ पे भी आ गया कि उनको सेल्फ डिक्लेयर करके वो अपना ऑथराइजेशन ले सकते हैं एक्सपोर्ट करने का और इंपोर्ट करने का, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ही इतना अच्छा रहता है कि फिर गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरवीन नहीं करती। एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी फॉर स्कीम्स अंडर फॉरेन ट्रेड प्रमोशन। ठीक है, जितने भी बैंक गारंटी वगैरह चाहिए होती हैं, है ना, किसी भी फॉरेन ट्रेड के लिए आपको लेटर ऑफ क्रेडिट भी पढ़ाया था, है ना, बैंक गारंटीज चाहिए होती है, ये सब चाहिए होता है, तो यहाँ से भी उनको एग्जेम्पशन मिल जाता है कि उनको अब इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका एक स्टेटस बन जाता है, एक बेंचमार्क बन जाता है, एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि ठीक है, ये लोग से गारंटी की इतनी ज़रूरत नहीं है, इनका परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा चल रहा है। इनपुट आउटपुट नॉर्म्स मे बी फिक्स्ड ऑन प्रायोरिटी विद इन 60 days बाय द नॉर्म्स कमेटी। ठीक है, जितने भी इनपुट आउटपुट के नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स यानी कि जितने भी गाइडलाइंस बनते हैं, जितने भी रेगुलेशंस रहेंगे उनसे रिलेटेड, वो भी 60 days के अंदर अंदर नॉर्म कमेटी उनको बना करके दे देती है, वरना जो नॉर्मल एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके लिए ये टाइम टेकिंग होता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक। ठीक है, बैंक के थ्रू जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं उससे भी उनको एग्जेम्पशन मिल जाता है। 2-star and above export houses are permitted to establish export warehouse एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गाइडलाइंस। ठीक है, वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउंस, है ना, इनके पास अपना परमिशन रहता है कि ये अपने वेयर हाउस खुद ही बना सकते हैं, जो 2 स्टार एंड अबव होते हैं। ठीक है, अब जैसे होटल्स वगैरह के केस में या आपने और भी चीज़ों में सुना होगा कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, इसी तरीके से स्टार एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं, इसमें भी 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, इस तरीके से इनको रेटिंग दी जाती है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। 3-star and above export houses are permitted to get benefits of accredited client program as per the guidelines of Central Board of Excise and Customs। ठीक है, जो 3 स्टार से अबव होते हैं एक्सपोर्ट हाउसेस, उनके पास एक्रेडिट क्लाइंट्स का भी एक्सेस रहता है। ठीक है, उनके बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं। स्टेटस होल्डर वुड बी एंटाइटल्ड टू प्रेफरेंशियल एंड प्रायोरिटी ट्रीटमेंट वाइल हैंडलिंग ऑफ कंसाइनमेंट बाय कंसर्न एजेंसीज। ठीक है, कंसाइनमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट या जो भी आपके एक्सपोर्ट पूरा पैकेज बनकर जाता है उनको हैंडल करने के लिए, है ना, उनके लिए आपको प्रेफरेंस मिल जाती है ना। जैसे सेलिब्रिटी होते हैं ना, कि कहीं किसी हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं या किसी भी जगह जा रहे हैं तो उनको पहले प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है कि पहले उनका काम किया जाता है। ऐसे ही स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं, पहले उनको प्रेफरेंस मिल जाती है, प्रायोरिटी उन्हीं को मिलती है। कोई भी एजेंसी का काम कर रहे हैं या किसी भी जगह पे उनका अगर कोई भी सामान अटक रहा है, कोई भी हैंडल करना है, तो पहले उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, स्टेटस होल्डर्स आर एलिजिबल टू एक्सपोर्ट फ्रीली exportable items on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit। ठीक है, इनके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि वो लोग फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनके पास कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है। एक लिमिट होती है कुछ भी, है ना, जो भी लिमिट सेट की जाती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उस लिमिट के बाद भी वो, मतलब उस लिमिट तक वो अपना जो भी एक्सपोर्ट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे कर सकते हैं। Exporter involved in manufacturing would be eligible to self-certify their goods as origination from India। ये पहले भी आया था वर्ड कि origin of the country के लिए जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो उसके लिए सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं जो स्टार एक्सपोर्ट हाउसेज हैं। ठीक है, तो हर कोई चाहेगा
कि उनको ये वाला स्टेटस मिल जाए, कोई उनको स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस मिल जाए, जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि उनको सब चीज़ से एग्जेम्पशन मिल रहा है, उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़्यादा कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं करने, उनके नॉर्म्स भी 60 डेज़ में क्लैरिफाई हो सकते हैं, है ना, उनको जो भी है वेयर हाउस का परमिशन है ना, उनके पास क्या है कि एक्रेडिटेड क्लाइंट्स का भी प्रोग्राम का बेनिफिट्स मिलते हैं उनको, है ना, उनको प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस मिलता है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है कि इसमें अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो इसमें आप रजिस्टर्ड होइए, इसमें आप स्टेटस गेन करिए और ये सारे बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। ठीक है, अब है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ये भी सिमिलर ही चीज़ है, ये एक और स्कीम है एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ठीक है, यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि जो एक्सपोर्ट में एक्सेल कर रहा है, जिनका अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है ना, उनको ये इसमें इस स्कीम में रजिस्टर किया जाता है और उनको अलग अलग तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। टाउन पता ही है आप सबको क्या होता है ना, एक एरिया होता है। तो टाउन दैट प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ अ मिनिमम वैल्यू एंड above in identified sectors will be given टाउन ऑफ एक्सपोर्ट स्टेटस। ठीक है, समझ आया कि कोई भी मिनिमम वैल्यू है ना, या फिर उससे ज़्यादा कोई भी एक्सपोर्ट कर रहा है किसी टाउन से, है ना, कोई भी टाउन या कोई भी एरिया है, यहाँ पे टाउन का मतलब है कोई भी एरिया से, तो उनको कौन सा, वो भी एक किसी स्पेसिफिक सेक्टर से कर रहा है ना, जैसे हैंडलूम में अगर कोई अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है तो, है ना, और काफ़ी मिनिमम वैल्यू से भी ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट चल रहा है उसका, तो उनको बोला जाता है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट स्टेटस। यूजुअली टाउन्स आर डिक्लेयर्ड एज एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बिकॉज ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन इन द एक्सपोर्ट ऑफ की आइटम्स। देखा, हैंडलूम, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, फिशरी, इस तरीके के जो आइटम्स हैं, इनमें अगर स्पेशल आपका एक्सीलेंस है, इसमें अगर आप अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको ये टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का जो टैग है वो मिल जाता है। Towns will be notified as town of export excellence on the basis of their potential for growth in export, है ना, कि एक्सपोर्ट में उनका क्या पोटेंशियल है, आगे कितना एक्सपोर्ट उनकी तरफ से आ सकता है, इस सेक्टर में वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं, उसके बेसिस पे उनको टाउन या एक्सीलेंस टाउन उनको नॉमिनी किया जाता है, उनको नोटिफाई किया जाता है। दे विल बी ग्रांटेड दिस रिकॉग्निशन टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल, इनेबल देम टू मूव हायर इन वैल्यू चेन एंड टैप न्यू मार्केट्स, है ना। जब ये उनको रिकॉग्निशन मिल जाता है कि उनको बोल दिया गया कि ये टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है, उसके बाद उनका जो पोटेंशियल है उसे बढ़ाया जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। उनकी जो भी वैल्यू चेन है वो बढ़ाई जाती है। वैल्यू चेन मतलब किस किस के थ्रू वो सप्लाई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या कितने चेन्स बनी हुई हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की, रिटेलर्स की, है ना, इन चीज़ों को भी इंक्रीज़ किया जाता है सो दैट वो ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें, न्यू मार्केट्स में भी एंटर कर सकें। वन सच स्कीम इज मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। ठीक है, ये स्कीम रिकॉग्नाइज करती है एक्सपोर्ट एसोसिएशन। अंडर MAI स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ ऑन फोकस कंट्री, फोकस प्रोडक्ट बेसिस टू EPC इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, इसमें जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब होता है कि इनको जो मॉनेटरी फ़ायदे दिए जाते हैं, है ना, मॉनेटरी इनको हेल्प की जाती है, पैसों के थ्रू इनको हेल्प की जाती है ताकि ये एक्सपोर्ट प्रमोट कर सकें, है ना, और अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, एसोसिएशन से, इन जगहों पे जो भी लोग होते हैं एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस इस स्कीम के अंडर मिलता है। For example, the trade policy of 2015 has identified Bhimavaram and Visakhapatnam as new towns of export excellence, है ना। इन दोनों जगहों को क्या स्टेटस दिया गया है, टाउन ऑफ एक्सीलेंस का। These new towns of excellence are known for एक्सपोर्ट ऑफ सी फूड। ठीक है, यहाँ पे इनका एक स्पेशल कैटेगरी क्या है, सी फूड, है ना, ये सी फूड का एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इनको कुछ मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा ही करते होंगे, अच्छा एक्सपोर्ट इनका चल रहा होगा, है ना, इसीलिए इनको रिगार्ड किया गया है एज टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। इंक्लूडिंग दीज टू देयर आर 35 टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस इन इंडिया, है ना, और कितने हैं यहाँ पे टाउन्स, 35। ठीक है, ये भी हैं। तो वापस से समझिए कि टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस क्या है, एक्सेल करना किसी चीज़ में मतलब सबसे अच्छा काम करना, है ना। तो कोई एक टाउन, कोई एक ऐसी जगह जो एक स्पेशल किसी चीज़ में, स्पेशली हैंडलूम, एग्रीकल्चर, फिशरी, हैंडीक्राफ्ट, स्पेशल इन सेक्टर में अगर कोई बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सेल कर रहा है उस चीज़ में, तो उनको स्टेटस दिया जाता है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का, जिसके लिए फिर उनको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं, है ना, बेनिफिट्स मिलते हैं, उनके पोटेंशियल, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, उनकी वैल्यू
वैल्यू चेन के लिए, उनको न्यू मार्केट्स मिलते हैं और उनको सजेशंस, एडवाइजेस, फाइनेंशियल असिस्टेंस है ना, ये सारी चीज़ें उनको बेनिफिट्स में मिलती हैं। तो अभी तक जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो क्या हैं, जैसे कि डीम्ड एक्सपोर्ट है, ये सारी एक अलग अलग तरीके की स्कीम्स हैं, कैटेगरीज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हुआ, स्टार एक्सपोर्ट हाउस हुआ, टाउन ऑफ एक्सीलेंस हुआ, तो ये अलग अलग तरीके की स्कीम है। इसमें जैसे 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 आप रजिस्टर होते जाते हैं वैसे वैसे आपको फ़ायदे मिलते जाते हैं। See you in the next class. Thank you.